चलिए, जय दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, काफी तेज चलने वाला है। 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग सीजीपीएससी के लिए 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका क्विज एज यूजुअल ऐप में अवेलेबल हो जाएगा, आप लोगों के लिए पहले ही हो जाएगा। यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे, सबसे ऊपर में आपको दिखेगा 2025 वाला कोर्स, उसको आप परचेस करेंगे। 2025 का जितना भी क्विज है वो वहां पे अवेलेबल है। इसके अलावा 2024 वाला जो मई से दिसंबर वाला है, एटलीस्ट इसको आप परचेस करिएगा। 250 क्विज यहाँ पे है और आपका जनवरी से लेके फरवरी, मतलब 2025 की जितनी भी क्विजेज आएंगी आपकी फरवरी तक में, वो आपके लिए काम आने वाली है। तो इनको मिस मत करिएगा, आपको काफी ज्यादा फायदा रहेगा। 2025 वाले में लाइफ टाइम वैलिडिटी है, इसके अलावा ग्रुप चैट्स भी अवेलेबल रहेंगे 1 साल तक के लिए। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अपने पास आता है, पारधी जनजाति से रिलेटेड है। पारधी जो शब्द बना है ये पारध से बना है। ओके, संस्कृत भाषा का शब्द है पारध। पारध का मतलब क्या होता है, क्योंकि पारधी जनजाति हम लोग जानते हैं क्या करती है, काले पक्षी का शिकार करती है। तो पारधी जनजाति में जो पारध है इसका अर्थ होता है शिकार। ओके, चलिए, इनमें से कौन से लोग बालक लोढ़ा को अपना पूर्वज मानते हैं? ये भी जनजाति से रिलेटेड है। भैना है ऑप्शन में, कोल है, सौता है या फिर कोद है। करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे, ऑप्शन सी आपका सौता आएगा, जो बालक लोढ़ा को अपना पूर्वज मानते हैं। ओके, चलिए फिर आते हैं, किस जनजाति के पंचायत प्रमुख को महतो मांझी कहा जाता है? खड़िया है, खैरवार है, धनवार है, गदबा है। अलग अलग जनजाति में पंचायत प्रमुख को अलग अलग कहा जाता है। आई थिंक कमार में जैसे कुरहा है, वैसी अलग अलग जनजाति में अलग अलग है। मांझो महती है, महतो मांझी जो है वो कहा जाता है आपका खैरवार जनजाति में। खैरवार जनजाति के बारे में और क्या खास बात है, तो ये खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है। मतलब ये एक जनजाति है जो कि कत्था निकालेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। बिहार जनजाति के बारे में कौन सा सही है? बिहार की उपजाति है, तो बिहार की दो उपजाति होती है, एक बरहरिया है और एक दक्षिणाहा है। ओके, बरहरिया जो है, जैसे सपोज आप ऐसे मानते हो ये हमारा सोन नदी का फ्लो है, तो सोन नदी के उत्तर से आपकी बरहरिया निकलती है और वहीं पे सोन नदी के दक्षिण से आपकी कौन सी निकलती है? दक्षिणाहा। तो ऑप्शन आपका सी लगेगा, ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। चलो आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? तो अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 द मोस्ट, हम लोग बोल सकते हैं साक्षर जनजाति कौन सी है? तो इसका सही सीक्वेंस याद रखिएगा, ऑप्शन बी रहेगा। सबसे ज्यादा साक्षर हलवा है, प्रधान है, फिर उरांव है। ओके, चलो नेक्स्ट आएंगे, लहंगी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? भी जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो लहंगी नृत्य जो है आपकी ऑप्शन बी सहरिया जनजाति करेगी। ओके, चलो नेक्स्ट में आएंगे, द ट्राइब्स एंड द कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। ये पुस्तक किसने लिखी है? जनजातियों से रिलेटेड एक पुस्तक है जिसका टाइटल है द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। मतलब जो सेंट्रल प्रोविंसेस है ना भारत के, उनमें कौन सी जनजाति और उनकी जातियां क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें, आपको याद रखना है आरवी रसेल, इन्होंने लिखी थी। फिर आते हैं, कौन सी जनजाति में बाकरा का अर्थ कमरा होता है? मतलब अलग अलग जगह पे भाषा पे अलग अलग शब्द होता है ना। जैसे अब मान लो रांधा घर बोलोगे तो रांधा घर का मतलब आपका क्या हो जाता है? किचन हो जाता है। ऐसी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो बाकरा का मतलब कबरा जो है ये आपका बोला जाता है बत्रा जनजाति में। फिर आते हैं, कौन सी जनजाति में प्रचलित गोदना को झुंटी कहा जाता है? ऑप्शन है भरिया, बिंजवार, कंवर या पहाड़ी कोरबा। जब हम लोग पेज करते हैं कई बार अपने को वन लाइनर जाना है, जैसे कौन सी जनजाति में प्रचलित गोदना को झुंटी कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, बिंजवार। ओके, चलिए आते हैं, प्रसिद्ध काष्ठ शिल्पकार अजय मंडावी जिन्होंने 2023 में पद्मश्री सम्मान पाया था, इनका निवास स्थल कौन सा है? ओके, तो अजय मंडावी का संबंध किससे? पहला क्वेश्चन ये आ सकता है। तो काष्ठ शिल्पकार है, लकड़ियों पे ये शिल्प बनाते हैं। ओके, इनका निवास स्थान की बात करेंगे तो आपका कांकेर हो जाएगा। ओके, चलिए, एक मुखी वाद्य यंत्र कौन सा है? मतलब जिसका केवल एक मुंह होता है। मांदर, गोतासा, बिरिया, ढोल या मोहरी। मतलब आप एक तरफ से उसको बजा सकते हो। करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन बी, गोगा तासा। ओके, चलो, कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया जाता है? मतलब मुंह से आप फूंक के बजाओगे। बांसी, मुयाम, अकुम या सुलुड़। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका 1 3 4 है, बावंसी, आपका अकुम और सुलुड़। ओके, चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार का वाद्य है? धन वाद्य है, तंतु वाद्य है, सुशिर वाद्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा सुशिर वाद्य है। इन दोनों को आप फूंक के ही बजाओगे। जब सुशिर बोल रहे हैं तो आपका मतलब क्या होता है? वाद्य जिसको आप फूकोगे और आवाज निकलेगी, जैसे आपकी बांसुरी होती है। ओके, चलिए, अबुझमाड़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अब ये बात आती है अबुझमाड़ शब्द की। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आपको याद रखना है ग्लासफर्ड। ओके, चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? हस्तशिल्प विकास बोर्ड की स्थापना की बात करेंगे 2001 में की गई थी। फिर आते हैं, ताना भगत के कुशल नेतृत्व के लिए चर्चित जतरा भगत किस जनजाति के थे? आपको ये बताना है, जो ताना भगत का आंदोलन हुआ था उसी में बहुत बढ़िया काम किया था जतरा भगत ने। ये किस जनजाति की थी आपको ये बताना है। गोंड, धुरवा, उराव या अबुझमाड़िया। करेक्ट आंसर आपका आएगा उराव। ओके, चलो आते हैं, अबुझमाड़ियों के त्योहार और उनके पर्व का मिलान करना है। ओके, जैसे आपका लिखा है बीजा कोड़तांग है, आपका जोन्ना कोड़तांग है, वंजा कोड़तांग है और पूना कोला है। और इधर ऑप्शन दिया है
है, मक्के खाने का त्योहार हरियाली, नया कोसरा खाने का पर्व और नवाखानी। इस टाइप के क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर सीजीपीएससी ने पूछा था, तो इस बार भी चांसेस रहेगा कि वो आपको थोड़ा घुमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी आएगा, मतलब पहले का बी है, वीजा कोड़कांग का मतलब क्या है आपका हरियाली। उसके बाद अगर बात करेंगे दूसरे का ए, जोन्ना कोड़कांग का मतलब क्या होता है, मक्खा खाने का त्योहार। ओके, फिर ऑप्शन 3 का देखोगे डी आता है, मतलब आपका वंजा कोड़कांग क्या है, आपका नवाखानी है, और पूना कोहला जो है नवा कोसरा खाने का पर्व है। इसको एकदम ध्यान से कर लेना, इसको कहीं पे लगता है रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। पीडीएफ तो हम लोग डालते ही हैं, जो बच्चे मतलब उन चीजों को परचेज कर रहे हैं, 100 रुपए के अंदर आपको पीडीएफ भी है, क्विज भी है और चैट भी है। बट अगर आप 100 रुपए भी खर्चा करने लायक नहीं हो, हर एक क्वेश्चन का एटलीस्ट आप स्क्रीनशॉट मत लेना, नहीं तो आपकी पूरी गैलरी भर जाएगी। बट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सांख्य दर्शक के प्रतिपादन कौन थे? तो सांख्य दर्शक के प्रतिपादक की बात करेंगे, ऑप्शन है गौतम जी, पतंजलि जी, कड़ादे जी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे कमेंट में कौन है। चलो, इनमें से कौन सा एक बौद्ध धर्म से संबंधित मत नहीं है? पंचस्कंद, अनीश्वरवाद, क्षणिकवाद, ये सभी बौद्ध धर्म के मत है, तो ये सभी के सभी आपके बौद्ध धर्म के मत है। पंचस्कंद, अनीश्वरवाद, क्षणिकवाद। ओके, मैंने एक बार और भी करवाया है क्वेश्चन को। चलो, कैलाश पर्वत में निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थंकर का निर्वाण स्थल रहा है? मतलब किन्होंने अपने प्राण त्याग किए कैलाश पर्वत में? अरिष्टनेमी, महावीर स्वामी, आदिनाथ या पार्श्वनाथ? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आदिनाथ जी। ओके, चलो इंडियन हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक या फिर डलहौजी? बोल क्या रहा है, गवर्नर जनरल। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? और रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक या डलहौजी? इंडियन नहीं बोलेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, चलिए, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे कहा जाता है? किसे जाता बताइएगा? प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था, अंग्रेजों के टाइम पे बीच में आपका समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ताकि वो लोग कोई भी खबरें ना चलाए। अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि जैसे अभी भी देखो ना, सरकारें यहाँ कितना डरती है मीडिया से। अगर कोई पत्रकार उनको एक्सपोज कर दे तो कई बार पत्रकारों की जान चली जाती है, हत्या कर दी जाती है ना, इस तरीके का। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, बैन ही करो, न्यूज़पेपर छापना ही नहीं है। तो बीच में अंग्रेजों ने न्यूज़पेपर छापने से पूरा बैन करवा दिया था, या आप बोल सकते हो फिल्टर होकर खबरें छपती थी, जैसे चाइना में छपती है उस टाइप का। बट प्रतिबंध हटाया, किसने हटाया? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, मेटकॉप। चार्ल्स मेटकॉप को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। हिंदी कवि पदुमलाल पुनालाल बख्शी, ये छत्तीसगढ़ के किस जिले से थे, ये बताना है। कोरबा, राजनांदगांव, बिलासपुर या सरगुजा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राजनांदगांव जिले के थे। ओके, चलो अब आते हैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी साहित्य की तरफ। पूजा के फूल, ये किनकी कृति है, ये आपको बताना है। ये सारे नाम आप याद रख लीजिएगा, शीर्षक वाले। ये पुराने हैं, मतलब पुराने जमाने में जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन वाले व्यक्ति थे या बाकी फेमस जो थे उनका है। लेटेस्ट वाला तो करना ही है, ओके, जो इस साल छप रहा है। बाकी पूजा के फूल की बात करेंगे, ये ऑप्शन ही आएगा, मुकुटधर पांडे। ओके, फिर आते हैं दुहेला में कौन सा प्रत्यय? तो दुहेला में आंख बंद करके एला प्रत्यय लगाएंगे। ओके, चलो, बिसराइन में क्या प्रत्यय है, ये आपको बताना है। राइन, बिस, अइन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी, अइन। ओके, चलो, अंधियार में प्रत्यय है, भाई कौन सा अंधियार में प्रत्यय है, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी, ईआर। ओके, चलिए, इनमें से कौन सा संबंध जो है वो संबंध कारक वाच्य है? ओके, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, कर्ता कारक, कारक कारण, ऐसे तो संबंध कारक में कौन सा है? माटीला मान लइका खातिर आपका गाड़ी ला लेगो, आमा के बिरवा या हौला में पानी भर दे? करेक्ट आंसर क्या आएगा, आमा के बिरवा संबंध बता रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं, कौन सा इसमें से सही है छत्तीसगढ़ी भाषा में? तो सही इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, हमन दिल्ली में रहें। ओके, मैं थोड़ा तेज करा रहा हूँ, आप लोग भी जैसे वीडियो आती है रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रही है, वीडियो के बाद आप कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि केवल आप देखो और आपका काम बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बर शब्द में कौन सा कारक है? बर का मतलब क्या होता है छत्तीसगढ़ी में अगर हम लोग देखेंगे तो के लिए होता है, तो संप्रदान कारक लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादान कारक कौन सा है? ले, बर, के या इनमें से कोई नहीं। अपादान कारक की बात आएगी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ले। ओके, जिसमें मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, वियोग की बात। ओके, इनमें से कौन सा शब्द में आप लगाकर बहुवचन बना सकते हैं? धन, मन, धन, मुझे बताना है आपको कौन सा लगाएंगे जिससे आप शब्द के पीछे लगा दो तो बहुवचन बन सकता है। उपरोक्त सभी है, धन लगा दो, झन लगा दो, मन लगा दो, आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे हमन मन है, इस तरीके के जो होते हैं ना। ओके, चलो, इनमें से कौन सा बहुवचन नहीं है? जगो बैला, लोग, सबो पतोमन या जमो पतोमन? आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, लोग। लोग आपका बहुवचन नहीं है। फिर आते हैं, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी का वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? वेरी रेलेवेंट, जॉर्ज गियर्सन, चीज में या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज गियर्सन। ओके, चलो, डॉक्टर गियर्सन ने छत्तीसगढ़ी को कितने भागों में बांटा? मैंने सर लास्ट टाइम भी करवाया था क्वेश्चन, ऑप्शन सी आएगा 9 भागों में। ओके, चलो, छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? बघेली, पाली, कोसली या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, कोसली। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी ने पूछा था। ओके, और हम लोग क्या रहता है, कई बार नन ऑफ द नन ऑफ द पढ़ के जाते, क्विज जैसे हम लोग करते हैं
ना हम भी अपने टाइम पे कोशिश किया करते थे, तो उस क्विज़ेस में कॉस्टली ऑप्शन नहीं था उस क्विज़ में, मुझको पर्टिकुलरली एकदम अच्छे से याद है। बघेली था, पाली था, एक और ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं। मैंने आँख बंद करके इनमें से कोई नहीं लगा दी। तो जैसे आप क्विज़ भी करते हो ना, इन केस मान के चलो कि आप ऐसे ही नहीं समझना एज़ इट इज़ आएगा क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन भी एज़ इट इज़ सेट रहेंगे। ऑप्शन हो सकता है ऊपर-नीचे, तो एट लीस्ट आंसर याद रखना। छत्तीसगढ़ी को कोसली बोला जाता था, इसने इतने भागों में बाँटा, नंबर याद रख लीजिएगा। ओके, चलो आते हैं निम्न क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। जिला स्तर पर पंचायत का एक अध्यक्ष होता है, उस प्रकार चुना जाएगा जिस प्रकार राज्य की विधायिका निर्धारित करे। राज्य की विधायिका इस प्रकार पंचायतों में राज्य विधानसभा को सदस्यों को प्रतिनिधित्व दे सकती है। लोकसभा अपने 2 सदस्यों से संबंधित चुनाव क्षेत्र में पंचायतों में इस प्रकार का प्रतिनिधित्व दे सकती है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी, केवल 2 स्टेटमेंट आपका सही है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 73वें संविधान संशोधन के बारे में आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा को नींव मानता है ये, पंचायतों के कार्यकाल को 5 वर्ष सुनिश्चित करता है ये, पंचायत के प्रमुख आप बोलोगे क्षुद्र सरपंच के लिए यह प्रावधान करता है कि उसका चुनाव पंचायत के चुने गए प्रतिनिधि द्वारा किया जाए, पंचायती राज संस्थाओं में 33% लोगों के लिए स्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित करता है। 73वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी बात थी? तो केवल पहली और दूसरी है। ओके, ये ध्यान रखना है। ये आपका पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा को नींव मानता है और दूसरा 5 वर्ष होता है। अगर बात करेंगे सरपंच के लिए बोल रहा है उसका चुनाव जो है पंचायत के लिए चुने गए प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाए। ये अप्रत्यक्ष चुनाव बोल रहे हैं। पंचायत में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। और ओबीसी को 33% आरक्षण नहीं है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपका महिलाओं को 33% आरक्षण है। यहाँ पे भी ध्यान से समझना, अगर 73वां संविधान संशोधन बोलेगा तो महिलाओं को अपने को देना है 33% आरक्षण। बट छत्तीसगढ़ में और कुछ अलग अलग स्टेट्स में, आप जिस भी स्टेट से देख रहे होगे, तो आपके स्टेट में आपको चेक करना है कितना। जैसे छत्तीसगढ़ की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे महिलाओं को 50% आरक्षण है और देने वाले हम लोग सबसे पहले राज्यों में से एक थे। ओके, तो अपने यहाँ 50% लेना है। बट अगर बोला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उस पे आपको लेना रहेगा 33%। ओके, मेरी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ओके, चलो आता है इनमें से कौन सा पंचायत के लेखों के संचालन और जांच के संबंध में प्रावधान बनाता है। बताना है आपको, ऑडिट वगैरह करना, ये सारा काम कौन कर सकता है? करेक्ट आंसर आएगा राज्य की विधायिका। ओके, चलिए इनमें से विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के उपरांत जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ है, पूरी व्यवस्था में परिवर्तन आया, न्यायिक शक्तियों का हस्तांतरण हुआ, प्रशासनिक शक्तियों का हस्तांतरण हुआ। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही रहेगा? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन 1 टू 4 है आपका, न्यायिक शक्तियों का हस्तांतरण हुआ, ऐसा नहीं है। ओके, जुडिशियल रिफॉर्म से कोई भी बात आती नहीं है। इवन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में केवल ये चीज लिखा गया है, जो न्यायपालिका है वो आपका पंचायतों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, केवल निर्वाचन विवाद के लिए आई थिंक होता है, या फिर आई थिंक उसमें भी नहीं है, तो न्यायपालिका को बिल्कुल दूर रखा गया है। ओके, चलो तो इतने क्वेश्चन आज के लिए रहेंगे। क्विज आपके ऐप में अवेलेबल रहेगा। एटलीस्ट आप लोगों को मई से दिसंबर वाला और 2025 वाला, ये दोनों परचेज करना है ना। एग्जाम सिर के ऊपर है, और अगर आप सोचोगे इसको आप कि अभी क्या लेके फायदा, क्या नुकसान है अपना, इस तरीके का कुछ भी नहीं सोचना है। देखो, अगर आप अभी कहीं पे जाके 1500 रुपए का टेस्ट सीरीज लेते हो, 1600 का टेस्ट लेते हो, मुश्किल से आपको 30-40 क्वेश्चन 50 सेट मिलेंगे, है ना। मैं मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, तो कोई 50 सेट देगा आपको। यहाँ पे 250 क्विज अवेलेबल है मई से दिसंबर वाले में, और उसके बाद जनवरी से लेके जितना भी हम लोगों का क्लास चलेगा अगले साल दिसंबर तक, एग्जाम तो आपका 9 फरवरी है, तो जनवरी से लेके फरवरी के बीच में जितने भी हमारे लेक्चर्स आएंगे उन सबका क्विज अवेलेबल है। आप मानो ना मानो, आपके पास 200 के ऊपर, मतलब मैं तो मिनिमम 200 ही बोल रहा हूँ, बट उसके ऊपर आपके पास टेस्ट है, क्विज है। और फायदा क्या है, आप जैसे आंसर लगाओगे तुरंत आपको आंसर दिखेगा, फिर आप आंसर लगाओगे तुरंत आंसर लगेगा। ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट करो उसके बाद देखो यार यार ये सही है वो सही है, वो अब टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। एग्जाम जैसे पास में है तो टाइम बचाना है और परफेक्ट परफेक्ट आंसर चाहिए, ये सबसे बढ़िया रहेगा। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है अगर आप इस पे जाओगे। तो इतना रखते अभी के लिए, क्लास को कवर अप करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा है। चलिए आज की क्लास में कवर अप करते थे।